मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक। इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघट। संघट अर्थात कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स ये दो वस्तुएं हैं आपस में टकराई, ये बूम। ठीक, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि संघट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टक्कर। संघट का मतलब होता है टक्कर, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिजन। तो ये क्या है, क्या किसे बोलते हैं हम संघट, किसे बोलते हैं हम टक्कर? तो होता क्या है कि संघट एक प्रक्रिया है जिसमें कि दो या फिर दो से अधिक वस्तुओं के बीच पारस्परिक टक्कर होता है, टकराव होता है, और उस टकराव के कारण अल्प समय के लिए, कुछ थोड़े से समय के लिए किसी दूसरे वस्तु पे अधिकतम बल आरोपित होता है। ठीक, दो वस्तुएं होंगी और दो वस्तुएं जब आपस में आएंगी, अगर नजदीक आती हैं, किसी एक वस्तु का स्पीड ज्यादा होगा किसी दूसरे वस्तु से, ठीक, तो आपस में आएगा नजदीक और आपस में ये टकराएंगे और इन टक्कर की होने की वजह से दूसरे वस्तु में किसी दूसरे वस्तु के कारण क्या होगा, उस पर बल आरोपित होगा और वो अधिकतम बल आरोपित होगा। और जो बल आरोपित हो रहा है वो एक लंबे समय के लिए नहीं होता है, काफी थोड़े समय के लिए होता है, अल्प समय के लिए होता है। ठीक, जिसे हम बोलते हैं संघट यानी कि कॉलिजन या फिर टक्कर। जैसे आपको समझना है वैसे समझिए। ठीक, जैसे कि अगर यहां से कोई बॉल लेंगे, बॉल को अगर यहां से मैं छोड़ूंगा यहाँ पे तो वो जाएगा नीचे, जाके जमीन को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, और जमीन पे जब हिट करेगा, हिट करने के बाद फिर वो उछल के वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक, तो ये जो हो रहा है, जाके हिट करके जमीन पे कुछ ना कुछ अपना बल लगाएगा। ठीक, तो उसी बल को स्ट्राइक करने के, हिट को, जो हिटिंग पावर है उसकी, इस चीज को हम बोलते हैं संघट। राइट, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं संघट का। संघट वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच टक्कर होने से अल्प समय के लिए अधिकतम बल आरोपित होता है। ठीक, दिखाई दे रहा है ना? तो संघट वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच टक्कर होने से अल्प समय के लिए अधिकतम बल आरोपित होता है। जैसे कि कोई अगर बॉल जमीन में जाके स्ट्राइक कर रहा है तो हम देखते हैं कि बॉल क्या करता है, उछल के वापस अपनी पोजीशन पे फिर से आने की कोशिश करता है। हालांकि आ नहीं पाता उतनी ये वेग से, लेकिन आता है। ठीक, आता डेफिनेटली है। तो उछल के जो आ रहा है तो बिल्कुल वो किस तरीके से एकदम काम कर रहा है, एकदम स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। आप कोई स्प्रिंग ले लीजिए, उसको जब आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ठीक, तो जब आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो उसमें रेस्टिट्यूशन होता है। रेस्टिट्यूशन इन द सेंस कि प्रत्यावस्थान होता है। प्रत्यावस्थान का मतलब होता है कि वापस वो अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा, अपनी पुरानी अवस्था में आना चाहेगा, और वो वापस आता है। ठीक, तो क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक इलास्टिक बल काम करता है, प्रत्यास्थ बल काम करता है। ठीक, तो उस प्रत्यास्थ बल के कारण वो वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे, स्प्रिंग। तो सेम इसी टाइप से जब बॉल स्ट्राइक करता है जमीन पे, तो जमीन पे स्ट्राइक करता है तो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह जाके बॉल दबता है, और दबने के कारण उसमें प्रत्यास्थ बल लगता है, यानी इलास्टिक फोर्स लगता है, जिसके कारण वो फिर वापस उछल के अपनी पोजीशन पे आना चाहता है या फिर आ जाता है। राइट, तो देखिए, बॉल जब स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद
तो उसकी मास यानी द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके एम में, एम फॉर द्रव्यमान, मास यानी कि बॉल के द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर हमारा बॉल 50 ग्राम का है तो स्ट्राइक करने के बाद भी वो 50 ग्राम का ही रहेगा। स्ट्राइक का मतलब टकराने के बाद भी, ठीक। लेकिन उसके वेग में परिवर्तन देखा जा सकता है। वेग यानी वी बदल सकता है उसका। हो सकता है कि बॉल जितनी स्पीड से जाके जमीन को टक्कर लिया था, हिट किया था, उतनी स्पीड से वो ऊपर ना उछले, ठीक। तो उसके वेग में परिवर्तन हो सकता है। अब वेग से रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोग 2 फार्मूले देखे थे। कौन सा फार्मूला? एक ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का ½ mv², और दूसरा फार्मूला हमने देखा था मोमेंटम का यानी संवेग का। संवेग में हमने देखा था P बराबर mv। तो दोनों में m है, m में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन v में बदलाव हो जाता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं ये जो संघट्ट की प्रक्रिया है, तो इस क्रिया के दौरान ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। तो आप यहाँ पे नोट करके लिख भी सकते हैं कि इस क्रिया के दौरान, ऊर्जा तथा संवेग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। ऊर्जा तथा संवेग में परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो संघट्ट टॉपिक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है? तो देखिए, ऐसा है कि हमारे चारों तरफ ये घटनाएं देखने को हमें मिलती हैं। आपस में बहुत सारी चीजें आपस में टकराती रहती हैं, चाहे वो चीजें छोटी हों या फिर वो चीजें क्यों ना बड़ी हों। छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें हमें देखने को मिलती हैं चारों तरफ कि वो आपस में टकराती हैं। अगर हम बात करें कि हवा के जो पार्टिकल्स हैं, हवा में जो सूक्ष्म कण हैं, वो भी आपस में आके टकराती हैं। कहाँ पे? दीवार पे। लेकिन हालांकि हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन टकराती तो हैं, ठीक। तो टकराने के बाद जो उनपे जो प्रभाव होगा, उसके रिजल्ट क्या होंगे, इस चीज को जानने के लिए हम पढ़ते हैं संघट्ट यानी कि कॉलिजन, राइट। अब देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है। बॉल यहां धरती पे, पृथ्वी पे आके यहां जमीन से टकराया। इसकी हाइट कुछ होगी, मान लीजिए यहां से यहां इतनी हाइट h1 था, h1 से आके ये टकराया 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आके, ठीक। इसका स्पीड इतना है, वेग इतना है। अब जब ये बॉल यहाँ पे टकराया तो फिर बॉल क्या करेगा? उछलेगा। तो उछलता है तो हम ये देखते हैं कि वो वापस अपनी पोजीशन पे तो नहीं आ पाता है। इसकी हाइट अभी बदल गई, h2 हो गया। इतनी ही पोजीशन तक वो आ रहा है। क्यों आ रहा है इतनी पोजीशन तक? यहाँ क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन हो गया। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यहाँ टकराया था, इसका E1 इतना था, तो अब ये टकराने के बाद, यहाँ पे जमीन से टकराने के बाद इसका जो V1 हो जा रहा है, वो हो सकता है 15 मीटर पर सेकंड हो गया होगा, कम हो गया। कम होने के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ हीटिंग कैन नेवर बी इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। मतलब कि टकराने का जो वेग है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता टकराने के बाद और टकराने पर जो वेग था वो कभी बराबर नहीं होगा। हमेशा ये डिफरेंट होगा, कम हो जाता है, ठीक। यही हमें देखने को मिलता है सामान्य तौर पर, राइट। तो इसके लिए हमने फिजिक्स में एक क्वांटिटी बना दी। किस चीज की क्वांटिटी बनाई? इस चीज के लिए क्वांटिटी बनाया कि टकराने के पश्चात और टकराने से पूर्व का जो अनुपात होगा, उसको हमने क्वांटिटी का नाम दे दिया, और उस क्वांटिटी का नाम है प्रत्यावस्थान गुणांक। प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि संघट्ट यानी टकराने के पश्चात, संघट्ट के पश्चात दूर जाते समय का सापेक्ष वेग अपॉन में अनुपात में संघट्ट के पूर्व पास आते वक्त का सापेक्ष वेग। मतलब दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे प्रत्यावस्थान गुणांक। कब बोलेंगे?
जब टकराने के पश्चात दोनों में कुछ ना कुछ अंतर आएगा, दोनों के वेग में। तो दोनों के सापेक्ष वेग में पश्चात जो अंतर आएगा वो, और उसके अनुपात में टकराने से पूर्व जब वो आपस में आके टकराते हैं, पास में आके टकराता है, तो उसका जो सापेक्ष वेग होगा उसके अनुपात को हम बोलेंगे प्रत्यावस्थान गुणांक। प्रत्यावस्थान का मतलब होता है बचाकर रखना। ठीक, अगर यहाँ पे हम इस चीज को समझें तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यहाँ स्ट्राइक किया इसको, ठीक, टकराया। तो टकराने से पूर्व, संघट के पूर्व यहाँ इसका सापेक्ष वेग कितना था? 20 था। लेकिन टकराने के पश्चात इसका सापेक्ष वेग बदल जा रहा है, कितना हो जा रहा है? 15 मीटर पर सेकंड। यानी अगर हम बात करें प्रत्यावस्थान की, तो प्रत्यावस्थान का मतलब होता है बचाकर रखना। तो यहाँ पे बताइए कितना स्पीड बच जा रहा है? तो हम देख रहे हैं 20 से 15 हो जा रहा है, 15 आउट ऑफ 20, मतलब 5 का कहीं ना कहीं तो अंतर हो रहा है ना। तो वो क्या हो रहा है? तो उसी को हम बोल रहे हैं, जो अंतर हो रहा है वही है प्रत्यावस्थान गुणांक। ठीक, तो यहाँ पे प्रत्यावस्थान गुणांक क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 20, टकराने के पश्चात सापेक्ष वेग डिवाइडेड बाई अनुपात में टकराने से पूर्व सापेक्ष वेग। ठीक, समझ में आई इतनी बात? तो ये आप लिख लीजिए प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है। इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूं। ठीक, प्रत्यावस्थान गुणांक। संघट के पश्चात दूर जाते समय जब वो अलग होगा, जैसे बॉल स्ट्राइक किया पृथ्वी पे तो फिर वो उससे अलग होगा तो दूर जाएगा। तो दूर जाते समय सापेक्ष वेग, ठीक, दूर जाते समय सापेक्ष वेग, और डिवाइडेड में अनुपात में क्या होगा? संघट के पूर्व पास आते समय सापेक्ष वेग। ठीक, तो ये कहलाता है क्या? प्रत्यावस्थान गुणांक। ठीक, राइट। इसको हम डायग्राम से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना लिख दिए, डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, जहां पे हमारा एक बॉडी है, एक वस्तु है जिसका वेग क्या है? u1 है। टकराने संघट के पूर्व वेग कितना है? u1 है। ठीक, और हमारे पास कोई दूसरा बॉडी है जिसका वेग u2 है। u2 कब होगा? टकराने के पूर्व, ठीक, संघट के पूर्व। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये आपस में जाके टकरा गए। यहाँ पे क्या हुआ? संघट हुआ। इसका मास द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इसके बाद क्या होगा कि ये टकराने के बाद इसका वेग v1 हो जाएगा और इसका वेग क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। दोनों का वेग का मान बदल जाएगा। ठीक, लेकिन मास, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा। ठीक, जब ये इससे टकराया तो इस केस में u1 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? u2 से, राइट। जैसे ही इस u1 ज्यादा होगा इसका वेग तो इसके साथ ये टकराएगा। हो सकता है ये ना हिले, वहीं रहे, और ये हो सकता है कि इसको ज्यादा वेग मिलेगा तो ये भी मूव करना स्टार्ट कर दे। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो इस v2 का मान हमेशा बड़ा होगा किससे? v1 से। ठीक, ये घट जाएगा, इससे टकराएगा तो ये घट जाएगा, इसका वेग घट के तो v2 बड़ा हो जाएगा। तो प्रत्यावस्थान गुणांक को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा? संघट के पश्चात दूर जाते समय सापेक्ष वेग। दूर जाते समय सापेक्ष वेग, तो दूर जाते समय सापेक्ष वेग संघट के पश्चात, संघट के पश्चात बोल रहा है तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, एक सेकेंड ना, संघट
के पश्चात वेग कितना हो जाएगा, ये V2 बड़ा है तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। संघट्ट के पूर्व वेग, टकराने से पहले का वेग E1 बड़ा है तो E1 माइनस U2, तो प्रत्यावस्थान गुणांक हो जाएगा E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अगर हम बात करें इस प्रत्यावस्थान गुणांक की मान की, तो अगर हम बात करेंगे E के मान की, तो ये E का मान 0 हो सकता है, ठीक, 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, हमेशा 1 से कम होगा, ठीक। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 1 से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। कौन? प्रत्यावस्थान गुणांक का मान। तो ये आप याद रखे रहिएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब इस प्रत्यावस्थान गुणांक के आधार पे हम संघट्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनके टाइप्स बना लेते हैं। किस आधार पे? इसी प्रत्यावस्थान गुणांक के आधार पे। तो उसके आधार पे हमने संघट्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को हमने कहा प्रत्यास्थ संघट्ट और दूसरे को हमने कहा अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो चलिए हम बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, कि संघट्ट के प्रकार कितने होते हैं। तो संघट्ट के प्रकार 2 हैं मुख्यतः। 2 कौन से? तो पहला है प्रत्यास्थ गुणांक लिख रहा हूं मैं, प्रत्यास्थ संघट्ट, ठीक। प्रत्यास्थ संघट्ट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें 3 टर्म पता है। कौन कौन सी? एक तो संवेग हो गया और दूसरा गतिज ऊर्जा हो गया। तो उसी के आधार पे हम इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा, कि निकाय का मतलब पूरा सिस्टम का, निकाय का संवेग संरक्षित होता है, ठीक। प्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय का संवेग संरक्षित होगा। संवेग संरक्षण का नियम आपने पढ़ चुका है, डेरिवेशन भी आपने किया था कि P बराबर mv होता है, संवेग होता है। और संवेग संरक्षण में हम लोग देखे थे उसका डेरिवेशन कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 के। तो ये क्या होता है? बराबर कि टकराने से पूर्व और टकराने के बाद संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 के, ठीक। ये आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा है कि गतिज ऊर्जा संरक्षित होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको याद है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर, के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो इसका ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। ये होगा गतिज ऊर्जा संरक्षित, ठीक। तीसरा केस इसमें यह है कि कुल ऊर्जा संरक्षित होता है, इसका टोटल एनर्जी संरक्षित होगा, कुल ऊर्जा संरक्षित होता है, राइट। अब आते हैं हम अपने प्रत्यास्थ संघट्ट हो गया। अब इसके बाद आते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट में। अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होगा यहीं पे मैं बता दे रहा हूं आपको, आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट्ट। इसमें क्या होता है, अंतर क्या है इन दोनों में? अप्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय का संवेग संरक्षित होता है, ये लाइन तो यही रहेगी, पहली लाइन इसमें भी यही रहेगा। कुल ऊर्जा संरक्षित होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी यही रहेगा। लेकिन जब इसमें हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित इसमें होता है, लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है। तो यही इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि इसमें गतिज
ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है। संरक्षित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वेग में परिवर्तन आ जाता है टकराने के बाद। तो ज्यादातर हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं टक्कर वाली, वो यही होती हैं, अप्रत्याशित संघट होती हैं। ठीक, उनमें वेग में परिवर्तन आ जाता है। तो ये था इसके टाइप्स। अब जो ई का मान, अगर हम बात करें ई की मान की, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ई का मान हमने देखा था कि 1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो वो केसेस क्या बनते हैं? पहला केस तो ये बन जाता है कि ये मान लीजिए एक वॉल है, यहां स्ट्राइक किया, ये इसके टकराए इसके साथ, और ये वापस जब यहां टकराने के बाद उछला, तो टकराने के बाद जब उछला तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, जहां पे था वहीं पे ये वापस आ जाता है। जितनी वेग से आया था उतनी ही वेग के साथ ये लौट गया। इस केस में जो ई का मान यानी प्रत्यावस्थान गुणांक, प्रत्यावस्थान गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। ठीक, और जब ये प्रत्यावस्थान गुणांक 1 होता है तो ऐसे कोलिजन को, ऐसे संघट को हम बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट। क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ संघट। अब दूसरा केस देखिए, ये बॉल यहां आया, किसी चीज से यहां स्ट्राइक किया, ठीक, u1 की वेलोसिटी के साथ आया ये, और फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं लौट पाया, और इसका जो फाइनल वेग था v, वो क्या है? बदल गया, ठीक, कम हो गया। तो इस केस में क्या होगा? ई का मान 1 से कम होगा, और ऐसे संघट को हम बोलेंगे अप्रत्यास्थ गुणांक। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये उछले ही ना, लौटे ही ना, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ लिया, मान लीजिए आटा का एक गोला लिया, उसको पानी में भिगो के, और जब हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया, जमीन पे फेंका कुछ वेलोसिटी के साथ, यू के साथ, तो हम देखते हैं कि ये वापस लौटा ही नहीं, ये यहीं पे जाके पृथ्वी में चिपक गया। तो जब ये चिपक गया तो इस केस में जो प्रत्यावस्थान गुणांक होगा उसका मान 0 होगा। तो प्रत्यास्थ संघट में ई का मान 1 हो जाता है, अप्रत्यास्थ गुणांक में ई का मान 1 से हमेशा कम होगा, और जब ये लौटेगा ही नहीं तो उस केस में ई का मान 0 हो जाएगा, और ऐसे संघट को हम बोलते हैं प्लास्टिक संघट। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक संघट। तो अब आशा करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा संघट के बारे में। अब इसमें हम एक डेरिवेशन करेंगे, और उस डेरिवेशन के बाद ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो उस डेरिवेशन को हम देखेंगे। आप बोर ना हो कृपया। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।